तो बच्चों फिर से एक बार स्वागत है आपका बिल्कुल ही नए लेक्चर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 के, जहां आज हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करने हैं। एक्चुअली हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट एंड की तरफ पहुंच चुका है और बस कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स और सीखते जाएंगे हम लोग, तो हमारा चैप्टर बहुत जल्दी इस या फिर अगले लेक्चर में हमारा खत्म हो चुका होगा। तो जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट बच्चों मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ दैट इज ट्रांसफर ऑफ चार्ज बिटवीन टू कंडक्टर्स। आखिर क्या होता होगा अगर मैं एक कंडक्टर को दूसरे कंडक्टर से ज्वाइन करूं या फिर फिजिकली टच करूं या फिर किसी एक्सटर्नल वायर की हेल्प से दोनों को कनेक्ट करूं, तो कैसे चार्ज का फ्लो होता होगा, किस डायरेक्शन में चार्ज का फ्लो होता होगा, क्या फाइनल चार्ज हो जाते होंगे उन कंडक्टर्स पे और क्यों चार्ज का फ्लो होता होगा। इन सारे सवालों के जवाब लेके इस टॉपिक को मैं शुरू करने जा रहा हूँ। तो मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, सारे ही कॉन्सेप्ट्स बेहद खूबसूरत, बेहद सुंदर और उनसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो प्लीज अपने आप को बिल्कुल ताजा ताजगी के साथ बैठे पढ़ने के लिए और एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही ढंग से अच्छी कॉपी में अपनी कॉपी में बच्चों नोट करते चलो। चलो सोचो ध्यान से। मान लो मेरे पास दो कंडक्टर्स हो, मान लो मेरे पास दो कंडक्टर्स है, दोनों स्फेरिकल लेके चलता हूँ बच्चों में। मान लो इसका रेडियस r के बराबर है और इसका रेडियस मान लेते हैं 2r के बराबर है। तो ये दो कंडक्टर्स है मेरे पास। मैं मान लेता हूँ इसके पास अभी चार्ज q1 के बराबर है। कितना है बच्चों इसके पास चार्ज अभी? q1 के बराबर है। और सिमिलरली इस कंडक्टर के पास चार्ज जो है बच्चों वो q2 के बराबर होने वाला है। आखिर इन दोनों कंडक्टर्स को अगर मैंने कनेक्ट किया किसी कंडक्टिंग वायर की हेल्प से, मान लो मैंने एक कंडक्टिंग वायर लिया और इन दोनों कंडक्टर्स को उससे ज्वाइन किया। सपोज ये मेरे पास एक कंडक्टिंग वायर है बच्चों, जिससे मैंने दोनों कंडक्टर्स को आपस में ज्वाइन किया। तो क्या होने वाला है बच्चों, ध्यान से सुनो। एक कंडक्टर से चार्ज हो सकता है फ्लो करके दूसरे में चला जाए। सर हो सकता है क्यों बोला आपने? क्योंकि बच्चों जरूरी नहीं है कि हर बार चार्ज का ट्रांसफर हो, पर हाँ ज्यादातर केस में ट्रांसफर होगा। और कब होंगे वो केसेस जब ट्रांसफर होगा उसको ध्यान से समझो। अगर ये एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस मैंने r लिया है, इसके पास चार्ज q1 है, तो इस स्फेरिकल कंडक्टर के सरफेस की खुद की पोटेंशियल होगी जिसको मैं v1 लिखूं अगर, तो वो k q1 बाई r के बराबर होने वाला है। एक काम करते हैं, रेडियस r1 r2 ले लेते हैं, तो k q1 बाई r1 के बराबर होने वाला है। और सिमिलरली ये जो दूसरा कंडक्टर है बच्चों, इसका खुद का पोटेंशियल यानी कि v2 k q2 बाई r2 के बराबर होने वाला है। अब मेरी बात ध्यान से समझो। एक प्रॉपर्टी होती है चार्ज की कि जब जब चार्ज को आप पोटेंशियल डिफरेंस में रखोगे, जब जब आप चार्ज को बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस में रखते हो, चार्ज विल फ्लो। अगर वो पॉजिटिव है तो हाई से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करना शुरू करेगा, और अगर वो नेगेटिव है तो वो लो से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करना शुरू करता है। अगर ये पॉइंट तुम्हें याद ना आ रहा हो तो याद करो, मैंने लिखवा रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की मैंने बात की थी कि स्टेशनरी चार्ज ऑलवेज मूव्स इन डायरेक्शन ऑफ स्टेशनरी, पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज मूव्स इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आखिर क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड है? पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। तो जब जब होगा पोटेंशियल डिफरेंस तब तब होगा चार्ज का फ्लो। किस डायरेक्शन में होगा बच्चों? तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा लो से हाई से लो की तरफ जाएगा और नेगेटिव हमेशा लो से हाई की तरफ जाता होगा। मैंने v1 और v2 दो अलग अलग पोटेंशियल आपके सामने डिस्कस किए हैं। q1 और r1 पे डिपेंड करता है कि ये v1 कितना होने वाला है, और q2 और r2 पे डिपेंड करता है कि ये v2 होने वाला है। एक केस लेके चलते हैं, अगर q1 अपॉन r1 एग्जैक्टली q2 अपॉन r2 हो। अगर q1 अपॉन r1 एग्जैक्टली q2 अपॉन r2 होता है बच्चों, इसका मतलब क्या v1 और v2 एग्जैक्टली सेम होने वाले हैं? हाँ सर, एग्जैक्टली सेम होने वाले हैं। और इस केस में क्योंकि पोटेंशियल का डिफरेंस ही नहीं है बच्चों, कोई चार्ज का ट्रांसफर होने वाला नहीं है, किसी भी चार्ज का ट्रांसफर नहीं होगा बच्चों, ध्यान देना इस चीज का। लेकिन एक बार को अगर मैं मान लूं कि v1 v2 से ज्यादा है, एक बार को मैं मान के चलता हूं कि v1 ज्यादा है v2 से, तो बच्चों पक्की बात है कि v1 का पोटेंशियल ज्यादा है, तो v1 से कुछ पॉजिटिव चार्ज फ्लो करके v2 यानी कि सेकंड वाले कंडक्टर में चले आएंगे, और ये फ्लो तब तक चलता रहेगा जब तक दोनों का फिर से फाइनल पोटेंशियल सेम ना हो जाए। दिमाग में, रग में, खून में बसा लो ये लाइन। चार्ज का ट्रांसफर सिर्फ तब तक होता है जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। कभी कभी बच्चों में मिसअंडरस्टैंडिंग आती है, उनको लगता है कि चार्ज तब तक फ्लो करता है जब तक दोनों के पास बराबर चार्ज ना हो जाए। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है बेटा। क्या पहले तुमने न्यूमेरिकल किया था, चार्ज बराबर रख कर आंसर सही आया था? हाँ सर, मेरा तो आंसर आया था। किस्मत थी बच्चों, किस्मत थी। पक्का तुम जाके उस सवाल को देख लेना, दोनों आइडेंटिकल स्फीयर होंगे, दोनों आइडेंटिकल स्फीयर होंगे। सिर्फ उस केस में फाइनल चार्ज सेम हो जाता है और मैं वो भी समझाऊंगा अच्छे से। पर जो ट्रू
कॉन्सेप्ट है या जो रियल रीजन है चार्ज के फ्लो करने का, वो कब तक फ्लो करता है इस चीज का, तो याद रखना रियल रीजन है कि फाइनल पोटेंशियल सेम हो जाए तब तक चार्ज का फ्लो होता रहेगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा, फाइनल पोटेंशियल सेम करना है। पहली बात तो ये चीज याद रखनी होगी हमको। दूसरी चीज एक चीज हमेशा याद रखना बच्चों, इसके पास अभी टोटल चार्ज कितना है बच्चों Q1, इसके पास कितना है बच्चों Q2। तो टोटल चार्ज अगर मैं सिस्टम की बात करूं तो सिस्टम के पास टोटल चार्ज अभी कितना है बच्चों, सर Q1 प्लस Q2 के बराबर है। एक चीज याद रखना, अगर ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है तो इसका चार्ज हमेशा हमेशा और हमेशा कंजर्व रहने वाला है। मतलब फाइनली इसके पास कुछ भी बचा हो, पर उन फाइनल चार्जेस का सम भी हमेशा Q1 प्लस Q2 के बराबर होने वाला है। मैं एक बार को लेके चलता हूं कि फाइनली इसके पास चार्ज Q1 डैश हो जाए और इसके पास चार्ज Q2 डैश हो जाए, तो आखिर मेरे को जो कॉन्सेप्ट सीखना है वो ये है कि कितना है ये Q1 डैश और Q2 डैश। चलो ध्यान से देखते हैं। दो अननोन के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों, तो जाहिर सी बातें सॉल्व करने के लिए हमें दो इक्वेशंस भी चाहिए होंगी। और जितना कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें अभी बताया है, एक समझदार बच्चे को दोनों इक्वेशन नजर आ रही होगी। पहला है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। पहला इक्वेशन कहां से बनाओगे सर, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से। ट्रांसफर होने के पहले टोटल चार्ज इस सिस्टम का था Q1 प्लस Q2, ट्रांसफर होने के बाद टोटल चार्ज इस सिस्टम का है Q1 डैश प्लस Q2 डैश। बहुत बढ़िया बच्चों, शाबाश। तो ये हो जाएगी बेटा हमारी इक्वेशन नंबर 1। ये क्या बनेगी बेटा हमारी इक्वेशन नंबर 1। सर दूसरी इक्वेशन कहां से लाओगे, यही तो बात है। दूसरी इक्वेशन लाऊंगा मैं पोटेंशियल से। किससे बच्चों, पोटेंशियल से। अभी तुमको कहा है ये चार्ज का फ्लो तब तक हुआ है जब तक फाइनल पोटेंशियल दोनों का सेम ना हो जाए। अगर Q1 डैश इस स्फीयर का फाइनल चार्ज है तो इस स्फीयर का फाइनल पोटेंशियल जो कि V1 डैश होने वाला है, वो एग्जैक्टली V2 डैश के बराबर होना चाहिए। यानी कि K Q1 डैश अपॉन R1, पक्की बात है कि K Q2 डैश अपॉन R2 के बराबर होना चाहिए। ये बनी बेटा इक्वेशन नंबर 2। ये क्या बनी बच्चों, इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन है, दो अननोन है। मैं चाहूं तो इसको सॉल्व करके तुमको फॉर्मूले लिखवा दूं कि Q1 डैश इतना आता है सर, Q2 डैश इतना आता है, पर ऐसा कभी नहीं करूंगा मैं, और तुम्हें भी नहीं करना है। तुम जो अपनी कॉपी में भी नोट्स बनाओगे, तुम सिर्फ दो इक्वेशंस लिखा करोगे। क्या लिखा करोगे बच्चों, इक्वेशन लिखा करोगे, और इनको खुद से सॉल्व किया करेंगे हम जब भी हमारा नया सवाल आएगा। मतलब हम फॉर्मूले से नहीं, हम कॉन्सेप्ट से आंसर निकाला करेंगे, ताकि हमारे आंसर के आते समय हमारा कॉन्फिडेंस 100% हो कि हम जो निकाले, जो पढ़े, जो सीखे वो बिल्कुल सही था। तो एक तो ये केस हो गया हमारा जब हमें Q1 डैश और Q2 डैश पता करना था और हमने पता किया। कभी कभी सवाल एक और चीज आती है, कभी कभी ये बोलता है कि इसकी फाइनल चार्ज डेंसिटी और इसकी फाइनल चार्ज डेंसिटी का रेशियो क्या होने वाला है। तो चलो ध्यान से देखते हैं। यहां से जरा देखो, सेकंड इक्वेशन से बेटा पहले इतना नोट कर लेना अच्छे से। मैं इन सारी चीजों को रब करके आगे तुमको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। देखो ध्यान से, मैं मान लेता हूं कि सब ट्रांसफर होने के बाद अब जो इसकी चार्ज डेंसिटी है वो हो जाए सिग्मा 1 डैश और इसकी चार्ज डेंसिटी हो जाए बच्चों सिग्मा 2 डैश। तो आखिर ये सिग्मा 1 डैश और सिग्मा 2 डैश का रेशियो कितना होता है हमको ये पता करना है। इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, मैं इसी को फर्दर सोल्व करता हूँ। यहाँ से Q1 डैश अपॉन Q2 डैश कितना आएगा बच्चों, सर Q1 डैश अपॉन Q2 डैश आएगा R1 अपॉन R2 के बराबर। Q1 डैश अपॉन Q2 डैश कितना आएगा बच्चों, R1 अपॉन R2 के बराबर। शाबाश। और देखो ध्यान से, इस इक्वेशन को और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं ताकि स्टैंडर्ड रिजल्ट मेरे पास हो। सिग्मा 1 डैश आखिर है क्या बच्चों, इस वाले स्फेरिकल सरफेस की चार्ज डेंसिटी, मतलब क्या चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। हाँ सर, चार्ज अपॉन, सर आपने चार्ज अपॉन वॉल्यूम क्यों नहीं लिखा, क्या ये हॉलो है क्या? नहीं बेटा, मैंने ऐसा एक भी बार नहीं कहा कि ये हॉलो है। तो फिर आपने चार्ज अपॉन वॉल्यूम क्यों नहीं लिखा? इसलिए नहीं लिखा बच्चों क्योंकि मैं कंडक्टर के साथ डील कर रहा हूँ, और कंडक्टर के केस में सारा चार्ज हमेशा बाउंड्री पे होता है, सरफेस पे होता है। इसका सरफेस के अंदर से कोई चार्ज का लेना देना अभी नहीं है। तो आखिर सिग्मा 1 डैश है क्या चीज? सिग्मा 1 डैश इज एक्चुअली Q1 डैश अपॉन 4 पाई R1 स्क्वायर, चार्ज अपॉन एरिया। सिमिलरली सिग्मा 2 डैश क्या है बच्चों? सिग्मा 2 डैश क्या है? Q2 डैश अपॉन 4 पाई
R2 स्क्वायर। क्या हम ये समझते हैं? हाँ, तो जरा यहाँ से Q1 डैश की वैल्यू बताओ बच्चों। सर Q1 डैश आएगा सिग्मा 1 4 पाई R1 स्क्वायर के बराबर, तो सिग्मा 1 डैश 4 पाई R1 स्क्वायर अपॉन सिग्मा 2 डैश 4 पाई R2 स्क्वायर इज इक्वल टू आया है R1 अपॉन R2। 4 पाई से 4 पाई होगा बच्चों कैंसिल, और सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 डैश निकल के आने वाला है R2 अपॉन R1। सिंपल भाषा में बोलूं तो सिग्मा 1 डैश इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R निकल के आ रहा है। देखो ध्यान से, जो चार्ज डेंसिटी है वो उल्टे रेडियस पे डिपेंड कर रही है, इनवर्स ऑफ रेडियस पे डिपेंड कर रही है। जिसका रेडियस जितना बड़ा उसकी चार्ज डेंसिटी उतनी छोटी। तो बच्चों ये फॉर्मूला जो निकल के आता है ये बेहद इंपॉर्टेंट है बेटा कंपटीशन पर्पस से देखा जाए तो। ये जो Q1 डैश Q2 डैश का रेशियो है ये बेहद इंपॉर्टेंट है कंपटीशन पर्पस से देखा जाए तो। और कितना होगा Q1 डैश, कितना होगा Q2 डैश, जो दो इक्वेशंस हमने निकाली और उनकी मदद से हमने आंसर फाइंड किया, वो काफी इंपॉर्टेंट होगा बच्चों, वो काफी इंपॉर्टेंट होगा बच्चों कंपटीशन के पर्पस से अगर देखा जाए तो। अब मेरी बात और ध्यान से सुनो बेटा, हमेशा जब भी चार्ज का ट्रांसफर होगा, जब भी चार्ज का ट्रांसफर होगा, ये पॉइंट भी लिख लेना, आईआईटी एडवांस जेईई में, जेईई एडवांस जब पहले आईआईटी के नाम से पेपर होता था उस समय एक सवाल पूछा गया है, इसलिए तो मैं दिखा रहा हूँ। याद रखना मैच द कॉलम में सवाल था, मैं सवाल भी तुम्हें कराऊंगा कुछ देर में। जब दो कंडक्टर्स को जब हम ज्वाइन करते हैं और चार्ज का फ्लो होता है, कुछ ना कुछ एनर्जी पक्का हीट के फॉर्म में लॉस होगी ही होगी। ये पॉइंट लिख लो अपनी कॉपी में। इफ देयर इज ट्रांसफर ऑफ चार्ज बिटवीन टू कंडक्टर्स देयर मस्ट बी सम लॉस इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम। आप सिस्टम की एनर्जी कैसे डिफाइन करते हो बेटा? मैंने सिखा रखा है, सेल्फ एनर्जी ऑफ अ हॉलो कंडक्टर सिखाया था। जो हॉलो के लिए था वही कंडक्टर के लिए होगा, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। आप चाहो तो वहां से चेक भी कर लो, चाहो तो मेरा विश्वास करो, और ये पॉइंट भी साथ साथ नोट करो कि जब चार्ज का ट्रांसफर होगा, जब चार्ज का ट्रांसफर होगा बच्चों, सिस्टम में एनर्जी का लॉस होगा ही होगा हीट के फॉर्म में। चलो बहुत अच्छा सर, काफी अच्छा सर, आपने दो कंडक्टर को ज्वाइन करके हमें Q1 डैश Q2 डैश सिग्मा 1 डैश सिग्मा 2 डैश सब निकालना सिखा दिया। बहुत बढ़िया सर, आपने ये भी बता दिया कि हीट का भी लॉस होता है। क्या ये टॉपिक खत्म हो गया? नहीं, अभी तो टॉपिक शुरू हुआ है। ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से देखो, एक और केस होता है जब हम लोग दो कंडक्टर्स को आपस में ज्वाइन कर रहे होते हैं। देखो ध्यान से, ये तो केस 1 था। केस 1 में मैंने देखो दोनों कंडक्टर को एक्सटर्नली ज्वाइन किया है। देखो अब ध्यान से, मान लो मेरे पास एक ऐसा केस हो, एक ऐसा केस हो जिसमें दो कंडक्टर्स कॉन्सेंट्रिक हो। कैसे हो बच्चों? कॉन्सेंट्रिक हो, मतलब दोनों का सेंटर एक ही जगह होना चाहिए। मान लो मेरे पास एक ये कंडक्टर है और एक मेरे पास मान लो ये कंडक्टर है, इन दोनों का सेंटर एक ही जगह है। इन दोनों का सेंटर बच्चों एक ही जगह है। देखो ध्यान से, दोनों का सेंटर एक ही जगह है। अंदर वाले पे मान लेता हूँ Q1 चार्ज है, बाहर वाले पे मान लेता हूँ Q2 चार्ज है। और अब मैंने किसी तीसरे कंडक्टिंग वायर की हेल्प से इन दोनों को आपस में कनेक्ट किया है। इसका रेडियस में बेटा R1 मान के चलता हूँ और बाहर वाले का रेडियस बच्चों R2 मान के चलता हूँ। तो देखो ध्यान से, फिर से वही सवाल आएगा कि आखिर फाइनली कितना चार्ज होगा दोनों में। बहुत ध्यान से समझना, एकदम इंपॉर्टेंट एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल ध्यान से देखो। इस कॉन्सेप्ट को सीखने से पहले सबसे ज्यादा जरूरी है दोनों ही शेल्स का क्या है इनिशियली पोटेंशियल, ये लिखना। मैं तुमको लिख के दिखाता हूं, ध्यान से देखो। अगर मैं शेल 1 की इनिशियल पोटेंशियल की बात करूं, अंदर वाले की, तो इसके खुद पर जो चार्ज है, इस पर खुद का अभी कोई कनेक्शन नहीं है, भूल जाते हैं कुछ देर के लिए। मैं अभी इनिशियल सिचुएशन की बात करता हूं, जब अभी कुछ फ्लो नहीं हुआ। तो इसका पोटेंशियल कैसे लिखते हैं सर? मैं बस ये सिखा रहा हूं। इस पे खुद जो Q1 चार्ज है उसकी वजह से इसका एक खुद का पोटेंशियल होगा K Q1/R1। इतना समझते हो? हाँ सर समझते हैं। देखो क्या होगा, K Q1/R1। बिल्कुल सही है सर। पर क्या बाहर भी तो एक स्फेरिकल शेल है? हाँ, और बाहर वाले स्फेरिकल शेल के अंदर भी तो पोटेंशियल होता है। हाँ, क्योंकि अंदर कोई चार्ज नहीं है, मतलब अंदर कोई फील्ड नहीं हुआ करती थी। बेसिक प्रॉपर्टी को जा रहा हूँ, तो जो इस बाहर वाली शेल के आउटर मोस्ट शेल का पोटेंशियल होगा वही उसकी वजह से अंदर भी होता होगा। हाँ सर, क्या इसका रेडियस R2 है? हाँ, तो इसकी वजह से इससे लेके इसके सेंटर तक हर जगह, देखो मैं टोटल पोटेंशियल की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ इसकी वजह से
इसकी सरफेस से लेके सेंटर तक हर जगह का पोटेंशियल KQ2/R2 होने वाला है। तो अगर सेंटर से लेके हर जगह सरफेस से लेके सेंटर तक हर जगह ये पोटेंशियल है, तो आखिर इस बाउंड्री में भी तो वो पोटेंशियल पहुंचेगा। तो आउटर शेल की वजह से जो इसका पोटेंशियल हुआ दैट विल बी KQ2/R2। ये है पोटेंशियल किसका बेटा? अंदर वाली शेल का। अंदर वाली शेल का कॉन्सेप्ट 2 हमारा कॉन्सेंट्रिक शेल से ही होने वाला है। कॉन्सेप्ट 2 जो हम पढ़ेंगे बच्चों वो कॉन्सेंट्रिक शेल ही होने वाला है। हालांकि मैं अभी कॉन्सेप्ट 2 के पहले ही तुम्हें कुछ बेसिक चीजें बता रहा हूँ, वहां और डीप जाके सिखाऊंगा आखिर कैसे बन रहा है ये, क्यों कुछ और नहीं हो रहा है, क्या इंडक्शन नहीं हो रहा है, सब चीजों का जवाब मिलेगा। अभी विश्वास करो मैं तुम्हें बिल्कुल नॉर्मल तरीके से सिखा रहा हूँ। जब भी तुम्हें किसी भी शेल का पोटेंशियल लिखना है तो शेल का पोटेंशियल पहले उस शेल की खुद की वजह से लिखो, फिर उसके बाहर वाले की वजह से लिखो, फिर उसके भी बाहर वाले की वजह से लिखो। ऐसे ही मान लो सेकंड वाली शेल का लिखना है तो सेकंड वाली शेल का पहले उसकी खुद की वजह से लिखो, फिर अंदर वाले की वजह से भी लिखो, तब जाके टोटल पोटेंशियल तुम सही लिख पाओगे। इस तरीके से अगर मुझे V2 लिखना होता, V2 मतलब कि पोटेंशियल जो कि आउटर शेल का है, तो आउटर शेल पे खुद चार्ज Q2 है, उसकी वजह से इसका पोटेंशियल KQ2/R2 होता। शाबाश सर, बहुत बढ़िया, आप सही समझा रहे हो। पर अंदर वाले पर भी तो Q1 चार्ज है, तो Q1 चार्ज की वजह से R2 डिस्टेंस पे ध्यान देना, Q1 चार्ज की वजह से R2 डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल पहुंचता वो पहुंचता कि Q1/R2 के बराबर। देखो जो बाहर वाली शेल है उसमें दोनों रेडियस 2 और 2 ही है, ऊपर वाले में एक R1 था एक R2 था। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है पोटेंशियल लिख पाने का। चलो सर आपने सिखाया तो अच्छा, आखिर मेन मकसद क्या था आपका वो भी सिखाता हूं। खूब लंबे समय के बाद मान लेते हैं इस पे अब फाइनल चार्ज कितना होने वाला है Q1 डैश, इस पे क्या होने वाला है बच्चों Q2 डैश। तो एक चीज तो कंफर्म है कि Q1 डैश प्लस Q2 डैश Q1 प्लस Q2 के बराबर ही होगा। Q1 डैश प्लस Q2 डैश बच्चों Q1 प्लस Q2 के बराबर ही होगा। साथ में अब दोनों ही शेल का पोटेंशियल भी सेम होना चाहिए। जरा मैं फाइनली इनका पोटेंशियल लिखूं तो जहां Q1 लिखा था वहां Q1 डैश, Q2 लिखा था वहां Q2 डैश कर दे रहा हूं। इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। जो V1 है इसको मैंने V1 डैश मान लिया है फाइनल सिचुएशन में, जो V2 है उसको मैंने V2 डैश मान लिया है। और चार्ज का फ्लो तब तक हो रहा है जब तक V1 डैश V2 डैश के बराबर ना हो जाए। जरा सर आप दोनों को बराबर तो रखो। ले भाई तेरी खुशी के लिए वो भी करूंगा। Q1 डैश अपॉन R1 प्लस K Q2 डैश अपॉन R2 इज इक्वल टू K Q2 डैश अपॉन R2 प्लस KQ1 डैश अपॉन R2। कोई इसमें बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो KQ2 डैश अपॉन R2 और KQ2 डैश अपॉन R2 आपस में पहले कैंसिल हो गए। यहाँ पे KQ1 डैश अपॉन R1 इज इक्वल टू आता है KQ1 डैश अपॉन R2। ओहो ये तो बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी बात है। KQ1 डैश अपॉन, चलो K से K भी हटाओ सर, K से K भी हटाओ। Q1 डैश अपॉन R1 Q1 डैश अपॉन R2 के बराबर है भाई। Q1 डैश अपॉन R1 Q1 डैश अपॉन R2 के बराबर है। मैं ऐसे बोलूं x अपॉन 5 और x अपॉन 7 बराबर आ रहे हैं भाई, x अपॉन 4 और x अपॉन 6 बराबर आ रहे हैं भाई। ऐसी कौन सी वैल्यू है x की जिसमें ये इक्वेशन सच हो सकती है? सर सिर्फ और सिर्फ 0 है एक ऐसी वैल्यू जिसमें x अपॉन 4 और x अपॉन 6 बराबर हो जाएंगे, x अपॉन 5 और x अपॉन 7 बराबर हो जाएंगे, Q1 डैश अपॉन R1 और Q1 डैश अपॉन R2 बराबर हो जाएंगे। मतलब क्या सिखाना चाहते हो आप? फाइनल सिचुएशन में बच्चों, फाइनल सिचुएशन में Q1 डैश कितना निकल के आया? 0। कितना निकल के आया बच्चों? 0। सर ऐसा क्यों हुआ होगा या फिर क्या हुआ होगा, पहले इस पे चर्चा करते हैं। समझो ध्यान से, जब भी दो कॉन्सेंट्रिक शेल्स को आप कनेक्ट करते हो किसी वायर से, चार्ज की प्रॉपर्टी होती है कि वो भाग के सबसे दूर बैठना चाहता है। जो अंदर वाले शेल में मौजूद चार्ज है, क्या उसे कनेक्टिंग वायर यानी कि वो रास्ता दिख रहा है जिससे कि वो और दूर जाके और आराम से बैठ सकता है? हाँ सर बिल्कुल दिख रहा है। अरे तो वो क्यों रहेगा अंदर, वो तो उस रास्ते को पकड़ेगा, निकलेगा और बाहर वाले पे जाके बैठेगा। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है और ये है उस बात का प्रूफ। तो आप प्रूफ कर सकते हो ये चीज कि फाइनल सिचुएशन में अंदर वाली शेल पे कोई चार्ज नहीं रहेगा।
रहेगा, सारा का सारा चार्ज कहाँ चला गया होगा बच्चों? बाहर चला गया होगा। क्या सारा का सारा चार्ज अगर बाहर चला गया होगा तो मतलब फ्लो ऑफ चार्ज या फिर ट्रांसफर ऑफ चार्ज हुआ है। हाँ, और अगर ट्रांसफर ऑफ चार्ज हुआ है तो सिस्टम ने फिर से कुछ एनर्जी लॉस की होगी जो कि हीट के फॉर्म में निकल चुकी होगी। शाबाश बच्चों, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर सा कॉन्सेप्ट था। तो आखिर Q2 डैश कितना है? अरे कॉमन सेंस लगा ले मेरे भाई, Q1 था यहाँ पे, Q2 था यहाँ पे, अब यहाँ 0 है तो यहाँ Q1 प्लस Q2 ना होगा भाई, टोटल चार्ज तो कंजर्व ही रहेगा, टोटल चार्ज तो कंजर्व ही रहेगा। शाबाश बच्चों, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर सा कॉन्सेप्ट था जिसमें हमने सीखा कि अगर दो कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स को हमने कभी किसी कनेक्टिंग वायर से ज्वाइन किया तो सारा का सारा चार्ज जो अंदर वाली शेल में है वो उठ के कहाँ चला जाएगा बच्चों? बाहर वाली शेल में चला जाएगा। और इस कॉन्सेप्ट के साथ मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि बताओ, अगर दो कॉन्सेंट्रिक शेल्स हो, इसको आप नोट कर लेना, अंदर वाली शेल पे कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, मतलब कोई चार्ज नहीं है, और बाहर वाली शेल पे मान लो 20 कूलम चार्ज है। कितना चार्ज है बच्चों? 20 कूलम। और अब अगर मैंने इसे कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया तो कितने चार्ज का फ्लो होगा? तुम्हें कमेंट में बताना है, दिमाग लगा के बताना। हो सकता है आंसर 0 हो, इसलिए सोच लेना कितने चार्ज का फ्लो होगा। आज मैं खुद ही बता दे रहा हूँ, कमेंट तक क्यों जाना बेटा, कोई फ्लो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सर? क्योंकि चार्ज तो बाहर रहना चाहता है ना भाई, और चार्ज तो पहले से बाहर है, इस बार चार्ज तो पहले से बाहर है, तो अब उसे जरूरत नहीं है अंदर जाने की, वो ऐसे ही खुश है क्योंकि चार्ज का कोई फ्लो नहीं हुआ है बेटा। तो ये वो स्पेशल केस है जिसमें कोई हीट का लॉस नहीं होने वाला है, कोई भी हीट का लॉस नहीं होने वाला है। तो शाबाश बच्चों, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था जिसमें ट्रांसफर ऑफ चार्ज बिटवीन टू कंडक्टर्स हमें सीखना था, तब जब दोनों कंडक्टर को एक्सटर्नली ज्वाइन किया जाए, तब जब दो कंडक्टर्स कॉन्सेंट्रिक होने वाले हो। कॉन्सेंट्रिक में भी मैंने दो केस की बात की है, जब अंदर और बाहर दोनों पे चार्ज है तो क्या होगा, और जब बाहर चार्ज है पर अंदर कोई चार्ज नहीं है तो क्या होगा। ये सारी ही कहानी बहुत ही सुंदर सी थी जो मैंने तुम्हें सुनाई, और उम्मीद करता हूँ इन्हें बहुत तमीज से, बहुत रंग से अपनी कॉपी में तुम नोट करोगे। तो चलो इस कॉन्सेप्ट को बढ़िया से अपनी कॉपी में खूब डिटेल में नोट करो। मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यानी कि इंडक्शन लेके आता हूँ कंडक्टर्स में। चलो इसको नोट कर लो अच्छे से। तो चलो बच्चों, चलते हैं एक उतने ही प्यारे, उतने ही सुंदर एक और कॉन्सेप्ट की तरफ, जिसको मैं बोलने वाला हूँ कॉन्सेप्ट ऑफ इंडक्शन। बहुत ध्यान से देखना, बहुत इजी और बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट होने वाला है ये। मैं तुम्हारे सामने एक स्पेशल केस लेके आया हुआ हूँ जिसमें मेरे पास दो कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग शेल्स हैं। क्या है बच्चों? कॉन्सेंट्रिक कंडक्टिंग शेल्स, मतलब दो कंडक्टर्स हैं जिनका सेंटर एक ही जगह पे है। अंदर वाले कंडक्टर पे मैंने तुम्हें चार्ज दिखा रखा है Q1, और बाहर वाला कंडक्टर न्यूट्रल है। कैसा है बच्चों? बाहर वाला कंडक्टर न्यूट्रल है। अभी न्यूट्रल होने का मतलब क्या होता है? हो सकता है इसमें चार्जेस हैं, पर जितना एक पोलैरिटी है चार्ज की उतनी ही दूसरी पोलैरिटी होगी, और ओवरऑल कंडक्टर बच्चों न्यूट्रल हो जाता होगा। ओवरऑल कंडक्टर बच्चों न्यूट्रल हो जाता होगा। अक्सर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि अगर ये न्यूट्रल है, चलो मान लिया न्यूट्रल है, फिर भी बताओ इसका इनर फेस जो है, देखो मैं इस बाहर वाले स्फेरिकल शेल के अंदर वाले फेस को A नाम देता हूँ और बाहर वाले फेस को B नाम देता हूँ। या A B से नहीं करेंगे काम, एक काम करते हैं 1 2 से काम कर लेते हैं। मैंने अंदर वाले फेस को 1 बोला है, आउटर फेस को 2 बोला है। अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि बताओ आउटर शेल पे कितना चार्ज है। पहले बात सवाल सुने ध्यान से, आउटर शेल बोला है मैंने, आउटर शेल के आउटर फेस की बात नहीं की है, इसी को आउटर शेल बोलते हैं बच्चों। सवाल साफ साफ क्लियर है, कोई चार्ज नहीं है। सवाल ही यही था कि बाहर वाले पे कुछ नहीं था, तो आउटर शेल पे कोई चार्ज नहीं है। दूसरा सवाल पूछा जाता है आउटर शेल के आउटर फेस में कितना चार्ज है, और तीसरा सवाल पूछा जाता है कि आउटर शेल के इनर फेस में कितना चार्ज है। तो इन सारे ही सवालों का जवाब मैं तुम्हें देता हूँ, इंडक्शन की प्रॉपर्टी तो मैं सिखाता हूँ, पर उसके पहले तुम्हें करना पड़ेगा एक छोटा सा काम। वो ये है कि इस कंडक्टर को जो बाहर मौजूद है, जिसकी तुम्हें एक पतली सी लेयर दिख रही होगी, इस पतली सी लेयर को करना होगा बच्चों
जूम, जूम ऐप वाला जूम नहीं, जूम करना होगा इसको और गहराई में जाके देखना होगा। लो मैं जूम करके तुम्हें दिखाता हूँ। ये जो पतली सी लेयर तुम्हें दिख रही थी अब ये इतनी मोटी हो चुकी है, अब ये इतनी मोटी हो चुकी है। ऐसे है ये पूरा कंडक्टर, फील करना ये है पूरा कंडक्टर जो मैंने तुम्हें जूम करके शो किया है, बाहर वाला। कौन सा वाला कंडक्टर है सर? ये बाहर वाला। जरा मुझे एक बात बताओ, यही तो फेस है जिसको मैं 1 बोला हूँ, ये वो फेस है जिसको मैंने 2 बोला है। क्या अंदर एक और शेल है? हाँ, इस पे चार्ज Q1 है। हाँ, उसको भी रहने देते हैं, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस तो नहीं है। इसका रेडियस अंदर वाले का R1 मान लेते हैं और बाहर वाले के लिए रेडियस R2 की तरह ट्रीट करते हैं। तो ध्यान देना ये मोटापा इतना नहीं है कि R2 यहाँ से यहाँ तक बदल जाए, ये बहुत पतली सी चीज है जिसको मैंने काफी जूम किया है तुमको समझाने के लिए। अब देखो ध्यान से, अगर बच्चों में तुमसे पूछूं कि इस कंडक्टर के अंदर ये पॉइंट है P, आखिर इस P पॉइंट पे कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड? तुरंत आंसर आ गया होगा ना सर, ये कंडक्टर के अंदर है। हाँ, तो कंडक्टर के अंदर तो कभी इलेक्ट्रिक फील्ड होती ही नहीं है, मतलब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होनी चाहिए P पॉइंट पे। बिल्कुल सही है सर, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होनी चाहिए P पॉइंट पे। तो अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होनी चाहिए P पॉइंट पे तो कोई फ्लक्स नहीं होना चाहिए, कोई फ्लक्स नहीं होना चाहिए इस वाले शेल से पास करने के लिए। और जब फ्लक्स नहीं होगा तो Q in अपॉन एप्सिलॉन नॉट में Q in 0 होना चाहिए, अदरवाइज तो फ्लक्स बन जाएगा। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, इस P पॉइंट पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पॉइंट इज 0, इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पॉइंट इज 0। तो इसका मतलब ये है फ्लक्स जो कि क्या होता है Q in बाई एप्सिलॉन नॉट, ये भी क्या आना चाहिए P पॉइंट या फिर उस पूरे एरिया से जिसमें ये P पॉइंट लाई करता है 0 आना चाहिए। ऐसा तभी पॉसिबल है जब Q in 0 हो। अगर मैं इस P पॉइंट से गॉसियन सरफेस बना के दिखाऊं, ये देखो ये रहा मेरा गॉसियन सरफेस, ये रहा मेरा वो गॉसियन सरफेस जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। अगर इस गॉसियन सरफेस के अंदर ध्यान से देखूं तो अंदर देखने पे क्या मुझे एक Q1 नजर आ रहा है? हाँ सर, यहाँ तो Q1 नजर आ रहा है, मतलब पक्का यहाँ भी कुछ तो होना चाहिए। इसका मैं नाम रख लेता हूँ Q, नाम रख लेता हूँ Q। तो Q होना चाहिए कुछ इस तरीके से कि Q1 और Q का सम क्या हो जाए बच्चों? 0 हो जाए। और Q1 और Q का सम 0 होगा तो माइनस Q1 के बराबर निकल के आ जाएगा Q। इसका मतलब ये हुआ, इस कॉन्सेप्ट से ये समझ में आया कि जो फर्स्ट फेस है, जो कि इनर फेस है आउटर शेल का, इस Q1 की वजह से यहाँ पे एक चार्ज आके रुका हुआ है। कितना है बच्चों को? सर एग्जैक्टली माइनस Q1 के बराबर है। एग्जैक्टली कितना है सर? माइनस Q1 के बराबर है। वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था, मैं चाहता तो ये बोल देता, सिंपल भाषा में बहुत सी जगह सिखाया जाता है। ये Q1 है ना, तो यहाँ माइनस Q1 फिर प्लस Q1 फिर माइनस Q1 फिर प्लस Q1, ऐसे ही होता चला जाएगा। लेकिन तरीका पता होना चाहिए, क्यों होता चला जाएगा ये पता होना चाहिए। और उसका पूरा एक्सप्लेनेशन तुम्हारे सामने है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी कंडक्टर के किसी भी पॉइंट पे जो कि कंडक्टर के अंदर है, तो मतलब फ्लक्स 0 होना चाहिए, मतलब Q in 0 होना चाहिए। यहाँ तो वैक्यूम है, चार्ज यहाँ थोड़ी बैठा होगा। कंडक्टर में मौजूद चार्ज, सुनो ध्यान से, आउटर शेल की कंडक्टर पे मौजूद चार्ज आउटर शेल में घूमने के लिए फ्री है, पर वो बाउंड्री छोड़ के नहीं जा सकता। ये प्रॉपर्टी थी कंडक्टर की। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि यहाँ का चार्ज आके ये वैक्यूम में बैठा हो। वो रहेगा तो सरफेस पे ही, अंदर या बाहर रहेगा सरफेस पे ही। अगर अंदर वाला चार्ज नहीं होता तो हमेशा बाहर पसंद करता है चार्ज रहना, हमेशा बाहर पसंद करता है रहना। तो इसका मतलब अंदर एक चार्ज आके बैठा हुआ है, कितना? Q1 का ठीक नेगेटिव, Q1 का ठीक नेगेटिव। आखिर फिर बाहर यानी कि सेकंड फेज पे कितना चार्ज है सर? सेकंड फेज पे कितना चार्ज है? आपने ये तो बताया ही नहीं। तो बेटा मैंने ये तो बताया है ना कि आउटर शेल पूरी तरीके से न्यूट्रल है। तो अगर आउटर शेल में अंदर माइनस Q1 है तो उसको न्यूट्रल करने के लिए बाहर वाली शेल पे फिर से कितना चार्ज हो जाएगा बच्चों? Q1 चार्ज हो जाएगा। और ये होती है प्रॉपर्टी जिसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्शन। प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्शन। सर थोड़ा सा और सिखाओ तो कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ेगा। हाँ बच्चे, कॉन्फिडेंस बढ़ाऊंगा, पहले कॉन्सेप्ट अच्छे से नोट करना ये वाला। अब तुम्हें और सिखाता हूँ। मान लो 3 शेल होते, 2 और 3, चलो देखो, मान लो 3 शेल हैं। अंदर वाली शेल पे एक चार्ज है, मान लेते हैं Q1 प्लस Q1 मान लेते हैं। दूसरी वाली चार्ज पे पहले से एक चार्ज है माइनस Q2
और तीसरी वाली पे पहले से चार्ज है Q3। मैं कुछ फेस का नाम लिख रहा हूं, इसको बोलता हूं 1 2 3 4 5 और 6। 1 है सबसे अंदर वाली शेल का अंदर वाला फेस, 2 है सबसे अंदर वाली शेल का बाहर वाला फेस, 3 है बीच वाली शेल के अंदर वाला फेस, 4 है बीच वाली शेल का बाहर वाला, और सिमिलरली 5 और 6 भी तुम समझ सकते हो। सवाल ये है कि Q1 माइनस Q2 और Q3 चार्ज तो मैंने दिया है, आखिर हर फेस पे कितना कितना चार्ज है ये लिखना सीखना है मुझे। तो देखो एक एक करके करता हूँ। सबसे पहले फेस 1 की बात करता हूँ। फेस 1 के अंदर खुद कोई कंडक्टर नहीं है, तो फेस 1 पे चार्ज जो है वो हमेशा दूर जाना पसंद करेंगे। उसके लिए वो अंदर वाली फेस पे तो कभी आके नहीं रुकेंगे, वो हमेशा आउटर फेस पे जाके रुकेंगे। तो फेस 1 में कोई चार्ज नहीं होने वाला है, 0। तो पूरा का पूरा Q1 आखिर है कहाँ? वो फेस 2 पे है। पूरा का पूरा Q1 कहाँ है बच्चों? पूरा का पूरा Q1 कहाँ है? फेस 2 पर है। चलो बढ़िया। अगर फेस 2 पर है प्लस Q1, तो फेस 3 पे क्या इंड्यूस होगा बच्चों? सर माइनस Q1। अभी तो सीखा था। तो फेस 3 पे क्या इंड्यूस हुआ बच्चों? माइनस Q1। एक मिनट, फेस 3 पे आया अगर माइनस Q1, तो क्या प्लस Q1 आएगा फेस 4 पे? हाँ। क्या पहले से फेस 4 पे माइनस Q2 भी था? हाँ बिल्कुल था बच्चों। क्यों? क्योंकि हमेशा चार्ज बाहर वाली शेल पे रहना पसंद करता था। फिर से ध्यान से समझो, इस पे हुआ 0, तो पूरा का पूरा प्लस Q1 हुआ 2 पे, तो माइनस Q1 आया 3 पे, तो फिर प्लस Q1 आया 4 पे, और Q1 4 पे पहले से क्या था? माइनस Q2। तो आखिर फोर्थ फेस पे टोटल चार्ज कितना हो गया? प्लस Q1 माइनस Q2, प्लस Q1 माइनस Q2। तो प्लस Q1 माइनस Q2 है 4 पे, तो 5 पे क्या होगा बेटा? एग्जैक्टली 4 का उल्टा। तो Q2 माइनस Q1, Q2 माइनस Q1 आके बैठा होगा 5 पे, और Q2 माइनस Q1 अगर बैठा होगा 5 पे, तो फिर से इसका उल्टा, यानी कि Q1 माइनस Q2 आया होगा 6 पे, पर पहले से Q3 भी है 6 पे, तो 6 पे टोटल चार्ज होगा Q1 माइनस Q2 प्लस Q3। हर फेस पे कितना चार्ज है ये लिखना हमने सीख लिया है। बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट होता है, बस उल्टा उल्टा साइन आगे इंड्यूस होता चला जाएगा, और हमको उस कॉन्सेप्ट को सीखना था जो हमने बहुत ही तमीज से, बहुत ही तरीके से सीखा है। चलो बहुत अच्छी बात है बच्चों, बहुत ही अच्छी बात है। क्या हर फेस पे चार्ज लिखना तुम सीख गए हो? बिल्कुल सीख गए हैं सर, बिल्कुल सीख गए हैं सर। तो अगर सीख गए हो तो भाई एक क्वेश्चन तो करना बनता है ना तुम्हारा? बिल्कुल बनता है सर। लो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, तुम करके बताना इसको। सबसे अंदर वाले पे चार्ज है, मान लेते हैं 8 कूलम, बीच वाले पे है, अंदर वाले पे -8 कूलम, बीच वाले पे है -10 कूलम, और सबसे बाहर वाले पे है प्लस का 24 कूलम। ये मैंने चार्जेस लिख रखे हैं, तुम्हें कमेंट में बताना है हर फेस पे कितना कितना चार्ज है। मतलब 1 पे कितना है, 2 पे कितना है, 3 पे क्या है, 4 पे क्या है, 5 पे क्या है, और 6 पे क्या है। उम्मीद करूंगा कमेंट में तुम सब सही आंसर दे पाओगे, और बहुत जल्दी ही कमेंट भी करोगे। तो देखना ध्यान से, अच्छे से करना, तमीज से करना। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था इंडक्शन, और इसको हमें अप्लाई करना सीखना है बहुत ही तरीके से। तो इस कॉन्सेप्ट को बहुत ढंग से नोट करना। आखिर कैसे आया है उसको मैंने एक्सप्लेन भी किया है इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से। जब मैं लास्ट कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा ना बेटा, मैं फिर से इंडक्शन पढ़ाऊंगा, पर अभी तो मैंने तुमको कॉन्सेंट्रिक शेल्स के लिए सिखाया है, तब मैं तुम्हें पैरेलल प्लेट्स के लिए सिखाऊंगा। और वो सिखाऊंगा इसलिए क्योंकि अगला ही चैप्टर जब हम शुरू करते हैं तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कैपेसिटर पे आना होगा हमको। हालांकि मैं करंट के बाद कैपेसिटर शुरू करता हूँ, तो कैपेसिटर में हमें पैरेलल प्लेट्स पे बहुत सारा काम करना आना चाहिए, इसलिए उसको सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगा इस चैप्टर के। फिलहाल कॉन्सेप्ट 2 यानी कि इंडक्शन आप नोट कर लो। मैं थर्ड कॉन्सेप्ट यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रिक शेल्स सिखाने जा रहा हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रिक शेल्स सिखाने जा रहा हूँ। और लास्ट कॉन्सेप्ट जो सिखाऊंगा, बच्चों, वो होगा ग्राउंडिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राउंडिंग। ठीक है, तो ध्यान से देखो, सेकंड कॉन्सेप्ट नोट करो, मैं थर्ड कॉन्सेप्ट लेके आता हूँ तुम्हारे पास। तो देखो बच्चों, अभी मैं तुमको एक कॉन्सेप्ट सिखाने जा रहा हूँ कि आखिर कॉन्सेंट्रिक शेल्स में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे फाइंड किया जाता है। पर पोटेंशियल डिफरेंस तो हम तब सीख पाएंगे ना बच्चों, जब हमें पोटेंशियल लिखना अच्छे से आता होगा। सर कुछ देर पहले ही तो अभी आपने पोटेंशियल लिखना सिखाया था कि Q1 वाले पे पहले Q1 की वजह से लिखना है, फिर Q2 की वजह से भी लिखना है। सिमिलरली Q2 वाले पे पहले Q1 की वजह से लिखना है, फिर Q2 की वजह से भी लिखना है। हाँ बच्चों, सिखाया भी था, और ध्यान से देखो पीछे जाके ये भी बोला था कि एक तरीका है इसको देख पाने
दिखाने का, पर क्या सही कॉन्सेप्ट है, अब उस पे काम करना शुरू करते हैं। उसको सीखने के लिए इंडक्शन की प्रॉपर्टी को इग्नोर करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। तो मेरा मानना है बच्चों कि अगर आपको दिख रहा होगा कि इस शेल पे मैंने Q1 चार्ज दिया है बच्चों, तो ये पूरा चार्ज इसके आउटर मोस्ट सरफेस पे होगा, अंदर कोई भी चार्ज नहीं होगा। क्योंकि इस पे है Q1 तो यहाँ इंड्यूस हुआ होगा बच्चों -Q1। कितना हुआ होगा बेटा? -Q1। तो फिर से बाहर कितना आ गया होगा? प्लस का Q1। तो देखो ध्यान से, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है वो कुछ ऐसा है कि सबसे अंदर वाली फेस पे कोई चार्ज नहीं, आउटर वाली फेस पे Q1, फिर सेकंड शेल की इनर फेस पे -Q1 और सेकंड शेल की आउटर फेस पे Q2 + Q1। ये है हमारा चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो इंडक्शन से सीखने में आता है। अब मुझे लिखना है पोटेंशियल इस पर्टिकुलर सरफेस का, यानी कि ए रेडियस पे मौजूद इस शेल का। तो ध्यान से देखो, मैं जब भी पोटेंशियल लिखूंगा बेटा, मैं हर एक चार्ज की वजह से लिखूंगा। तो सबसे पहले इस पर्टिकुलर जगह पे खुद Q1 की वजह से जो पोटेंशियल निकल के आता, वो निकल के आता V ऑफ इनर शेल, जिसको मैं V1 बोलता हूं, तो आता KQ1/A प्लस बाहर वाली शेल के अंदर जो चार्ज है वो है -Q1 और खुद रेडियस कितना है बच्चों? B। तो इसकी वजह से अंदर के लिए रेडियस हमेशा बाहर वाले का ही यूज होता है बेटा। तो K -Q1/B, शाबाश, प्लस सबसे बाहर वाली शेल का चार्ज है Q1 + Q2, तो उसकी वजह से K Q1 + Q2/B, ये होता V1। इसको थोड़ा सा ढंग से सॉल्व करें तो देखो ध्यान से, K Q1/A प्लस K Q2/B प्लस K Q1/B माइनस K Q1/B। क्या वो दोनों टर्म्स कट गए होते? हाँ सर, कट गए होते। तो ये जो लिखा हुआ है यही तो होगा क्या? इनर शेल का पोटेंशियल। तो देखो ध्यान से, क्या मुझे जरूरी था इसमें इंडक्शन सीखना? नहीं, बिना इंडक्शन के मैंने कहा था ना एक तरीका है, तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो, बिल्कुल तरीके से सही आंसर आता है, पर फील आती है सही कॉन्सेप्ट से। तो ये कॉन्सेप्ट था कैसे हम लोग इनर शेल का पोटेंशियल लिखा करते हैं, और इसी कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम आउटर शेल का भी पोटेंशियल लिखेंगे। चलो मुझे V2 लिखना सिखाओ तुम लोग। सर V2 लिखना है आपको, इस वाली शेल का पोटेंशियल लिखना है, तो पहले अंदर वाली शेल की वजह से यहाँ का पोटेंशियल लिख लो। क्या बच्चों? KQ1/B के बराबर होगा। हाँ बच्चों, इतना ही होगा, शाबाश। क्या -Q1 चार्ज की वजह से होगा माइनस का KQ1/B? हाँ सर। फिर बाहर वाले की वजह से होगा प्लस का KQ1 + Q2/B। हाँ बेटो, बिल्कुल सही बताया तुम लोगों ने। देखो ध्यान से, क्या ये और ये कैंसिल हो गए? हाँ, बचा क्या? KQ1/B प्लस KQ2/B के बराबर। सर पहले भी यही आता था? हाँ सर, पहले भी यही आता था। तो देखो ध्यान से, हम V1 और V2 लिखना बहुत ही तरीके से सीख चुके हैं। अगर दो की जगह 3 शेल भी होती तो जब मैं पहले पे लिखता तो क्या पहले की वजह से लिखता? आहा, कितना पहला आ गया, अलंकार लग गया यहाँ पे। तो कोई बात नहीं, क्या पहली शेल पे पहले चार्ज की वजह से भी एक पोटेंशियल बनता? हाँ। फिर मैं बीच वाले की वजह से लिखता? हाँ। फिर मैं बाहर वाले की वजह से लिखता? हाँ। तब जाके मेरे पहले शेल का पोटेंशियल खत्म हो पाता। उसके बाद मैं बीच वाली शेल पे क्या पहले अंदर वाली शेल की वजह से लिखता? हाँ। फिर मैं बीच वाले की वजह से लिखता? हाँ। फिर मैं बाहर वाले की वजह से लिखता? हाँ। और तब जाके बीच वाले का पोटेंशियल कंप्लीट होता। और बाहर वाले के लिए सबसे पहले अंदर वाले की वजह से, फिर बीच वाले की वजह से, फिर बाहर वाले की वजह से लिखूंगा, तब मेरा पोटेंशियल निकल के आएगा VA, VB, VC या V1, V2, V3, जो भी तुमको बोलना हो। हाँ सर, बिल्कुल वैसा ही होगा। तो ये था तरीका V1 और V2 को ढंग से लिख पाने का। सर नाम तो है पोटेंशियल डिफरेंस, तो चलो काम भी करते हैं डिफरेंस का। क्यों पढ़ा रहे हो सर? अभी बताता हूँ, ध्यान से देखो। जब मुझे दो कॉन्सेंट्रिक शेल्स का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, मतलब क्या मुझे V1 - V2 निकालना है या फिर V2 - V1 निकालना है, जो भी है, चलो मैं V1 - V2 निकालता हूँ। वो तो सवाल पे डिपेंड करता है ना, क्या पूछता है। वो कहता है कि V2 - V1, तो V2 - V1 निकालते हैं। अगर V1 - V2 पूछा तो V1 - V2 निकालेंगे। क्या वो आता? KQ1/A प्लस KQ2/B माइनस KQ1/B प्लस KQ2/B। हाँ सर, यही आता, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। देखो भाई, देखो ध्यान से,
मैं ब्रैकेट लगा लूँ ताकि तुमको साइन की कोई कंफ्यूजन ना हो। ये है VA मतलब V1, ये है V2, मैंने पीछे लिखा है, तुम चाहो तो चेक कर लो। यहाँ से V1 माइनस V2 क्या निकला? सही आया KQ1/A, लिख लेते हैं, तुम बोलते हो तो, माइनस KQ1/B। क्या प्लस KQ2/B और माइनस KQ2/B कैंसिल हो गए? हाँ, तो ये आया है वो पोटेंशियल डिफरेंस जो कि दो शेल्स के बीच में है। हाँ, ध्यान से देखो, इसमें Q2 का क्या काम है? इसमें Q2 का क्या काम है भाई, जरा मुझे बताओ तो। सर इसमें तो Q2 है ही नहीं, इसमें तो Q2 है ही नहीं, यही सिखाना था। दो कॉन्सेंट्रिक शेल का पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ अंदर वाले शेल पर जो चार्ज मौजूद है उस पर डिपेंड करता है, बाहर वाले पे कितना चार्ज है उससे इसका कोई लेना देना नहीं होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले भी जब मैंने पढ़ाई है ये चीजें तो मैंने बच्चों को कई बार कहा है लिखने के लिए, और अब यकीन मानोगे 2019 जेईई मेन में पूछा हुआ सवाल था कि दो कॉन्सेंट्रिक शेल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट दे रखा था, यह न्यूमेरिकल जो भी था वैल्यू मुझे नहीं याद है। फिर कहता है कि बाहर वाले पे लाके 20 कूलम चार्ज और ऐड कर दिया गया तो नया पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? तुम्हारे पास कोई रेफरेंस हो, कोई कॉन्सेप्ट हो तो जाके देख लो, ये सवाल बिल्कुल पूछा गया है और आंसर था कोई चेंज नहीं आएगा, आंसर बी ही रहने वाला है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया है कि लाकर चार्ज दिया गया है बाहर वाली शेल को, और बाहर वाली शेल पे तो पोटेंशियल का डिफरेंस डिपेंड करता ही नहीं है। बच्चों ने क्या किया? बच्चों ने पूरा V1 निकाला, फिर V2 निकाला, फिर डिफरेंस निकाला, फिर चेक किया तो आंसर वही का वही आ रहा था तो टिक कर दिया V। पर एक समझदार बच्चा ये बात याद रखा था कि इसका तो डिफरेंस या डिपेंड ही नहीं करता बाहर वाले पे, और उसने सॉल्व नहीं किया, समय बचाया, टिक मारा और आगे बढ़ा। तो याद रखना, दो कॉन्सेंट्रिक शेल्स का पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ अंदर वाली शेल के चार्ज पर डिपेंड करता है। अगर तुमने अंदर वाली चार्ज को डिस्टर्ब किया तो पोटेंशियल डिफरेंस डिस्टर्ब होगा, पर तुमने बाहर वाले चार्ज को बढ़ाया, घटाया, कम किया या छीन लिया पूरा का पूरा, उससे पोटेंशियल डिफरेंस में कोई छोटा सा भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो शाबाश बच्चों, एक बहुत ही प्यारा सा कांसेप्ट तुमने यहाँ पे सीख लिया है पोटेंशियल डिफरेंस का। एक क्वेश्चन और है जो जेईई मेन में पूछा गया है, मैं वो भी तुम्हें यहाँ पे दिखाता हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखो। देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन तुम खुद करोगे, मैं तुम्हें पूरा क्वेश्चन लिखवा दे रहा हूं और तुमको ठीक है। 3 कॉन्सेंट्रिक शेल्स दे रखे थे क्वेश्चन में, सबसे अंदर वाली शेल का रेडियस स्मॉल a, बीच वाली का रेडियस स्मॉल b और सबसे बाहर वाली का रेडियस स्मॉल c के बराबर दिया हुआ है। बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छी बात है। सबसे अंदर वाली शेल की चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा, बीच वाले शेल की चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा और सबसे बाहर वाले की फिर से प्लस सिग्मा दे रखी है चार्ज डेंसिटी। सवाल ने खेल किया थोड़ा सा, क्यों के टर्म्स में हमने पढ़ा है, सिग्मा के टर्म्स में दिया है। अरे बेटा डरने की बात थोड़ी है, अगर मैं अंदर वाले पे चार्ज पूछ लो तो सिग्मा इंटू 4πa², बीच वाले पे माइनस सिग्मा 4πb², बाहर वाले पे प्लस सिग्मा 4/c²। अरे यार Q1 Q2 की तरह लिख लेगा, कोई बड़ी चीज नहीं है। फिलहाल सवाल में आगे बढ़ाता हूँ। तुमसे कहा गया था कि जो बीच वाली शेल है ना बच्चों, जो बीच वाली शेल है यानी कि ये, इसका पोटेंशियल है VB, कितना है तो बताना था कि ये VB कितना है। एक्चुअली मैं ऑप्शंस दे रहा हूँ, तुम बताओगे कमेंट में कि इनमें से कौन सा आंसर सही होने वाला है। तो जो पहला ऑप्शन दे रखा था वो था σ/ε0 ब्रैकेट में b² - c² a प्लस b² - c² a प्लस b। जो दूसरा ऑप्शन दे रखा था बच्चों वो था σ/ε0 ब्रैकेट में b² - a² b² प्लस c। जो तीसरा ऑप्शन था वो था σ/ε0 a² - b²
प्लस सी, और लास्ट ऑप्शन जो था वो था नन ऑफ दीज। चलो तो तुमको आज बताना है कमेंट में आखिर कि इनमें से कौन सा आंसर एग्जैक्टली बताता है पोटेंशियल ऑफ शेल प्रेजेंट इन बिटवीन टू अदर शेल्स, है ना। तीनों कॉन्सेंट्रिक है और बीच वाली शेल का क्या पोटेंशियल है, तुम्हें बस इतना बताना है, डिफरेंस भी नहीं है, ये तो पोटेंशियल की बात कर रहा है। बेहद आसान, बेहद सिंपल सा सवाल है और उम्मीद है बहुत ही आराम से तुम इन सवालों को कर लोगे। तो इस क्वेश्चन को जरूर करना है तुम्हें बेटा, और बताना कमेंट में कि आखिर क्या आंसर होने वाला है। तो एक काम करते हैं बच्चों, आज के लेक्चर को यहीं पर हम करते हैं एंड। हमारे जो थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स रह गए हैं, जो 2 कॉन्सेप्ट मुझे और तुमको सिखाने हैं इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, 2 नहीं 3 कॉन्सेप्ट और सिखाने हैं। पहला है कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राउंडिंग, दूसरा है फोर्स ऑन बाउंड्री ऑफ अ कंडक्टर या फिर सरफेस ऑफ अ कंडक्टर, और तीसरा है इंडक्शन इन पैरेलल प्लेट्स। ये 3 कॉन्सेप्ट मैं कल के लेक्चर में तुम्हें सिखाता हूँ, और एक लेक्चर और बनेगा जिसमें हम लोग वेन डी ग्राफ जनरेटर और मिल्टन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट जैसे 2 छोटे कॉन्सेप्ट्स को सीख के इलेक्ट्रोस्टैटिक 2 से भी आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। पर फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन का आंसर जरूर निकालना बेटा, क्योंकि पहले पूछा हुआ सवाल है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो प्लीज इसको सॉल्व करना सीखें, सारे ही कॉन्सेप्ट्स को बहुत तरीके से नोट करो और बताओ कि आज ठीक है और कुछ तो नहीं है, बस चलो फिर मजे करो, खुश रहो, हंसते रहो, खाते पीते रहो और अपना ध्यान रखो। चलो थैंक यू।